देखिए, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। धारा कौन सी धारा है, सारी चीज़ें, ये धाराओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज देखिए यहाँ से अब बहुत ज़्यादा मार्मिक चीज़ें उठ के समझ आएंगी। हम कह रहे हैं कि अधिनियम राइट टू एजुकेशन में जो विद्यालय के लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं। एक तो आपने ये कहा कि राइट टू एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें रही, कब इसको पारित किया गया, कब इसको लाया गया था, इसमें कितने शिक्षकों के प्रति कितने टीचर होने चाहिए, कितने छात्रों के प्रति अनुपात, हमने सारी चीज़ें करी। कुछ मैं यहाँ पर सरसरी निगाह आपके बता देता हूँ। ठीक है, जो नए जुड़े हैं यहाँ पर देखिए, कैबिनेट ने, अगर हम कहें राइट टू एजुकेशन की अगर बात करें, 2009, जिसे हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहते हैं, ये 2 जुलाई 2009 को इसको क्या गया, कैबिनेट से प्रस्ताव आया। और उसके बाद 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा ने इसको मंजूरी दी। देखिए याद रखिएगा, 2 जुलाई को कैबिनेट से आया और 20 जुलाई को इसको राज्यसभा ने इसको क्या किया, इसको मंजूरी दी। और 4 अगस्त को इसको क्या हुआ, आपको लोकसभा से इसको मंजूरी मिली और राइट टू एजुकेशन वहाँ से पारित हुआ और राष्ट्रपति के पास ये पहुँचा आपके 26 अगस्त 2009 को। और उस समय हमारे देश की जो राष्ट्रपति रही थी प्रतिभा पाटिल, देश की प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर, तो उन्होंने राइट टू एजुकेशन पे 2009 में ये इसको हस्ताक्षर किया। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो ये राइट टू एजुकेशन है, कहेंगे हमारे देश में पूरा कब ये लागू हुआ, कभी क्वेश्चन बनता है कि पूरे देश में ये 1 अप्रैल 2010 को, याद रखना पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। ये सिर्फ एक जम्मू कश्मीर राज्य को अगर छोड़ दें तो ये सभी देश में लागू किया। अब ये नहीं कह सकते संपूर्ण भारत में लागू हुआ, क्योंकि एक आपका एक जो जम्मू कश्मीर जो राज्य था, तो यहाँ पर इसे नहीं लागू किया गया था और संपूर्ण देश में इसको लागू कर दिया था। हमने आपसे सरसरी बात ये करी थी कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए इसमें क्या होगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और हमने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास इसमें किया जाएगा। अब आते हैं, थोड़ा सा मैंने ये जो बच्चे नए जुड़े हैं तो इनके लिए मैंने रखा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मार्मिक है। यहाँ पर से देखिएगा, मैं कहता हूँ कि अधिनियम में विद्यालय के लिए तय मापदंड है। जो 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 ये एक्ट था 2009, इस एक्ट में ये चीज़ें कही गई थी कि जो विद्यालय है, विद्यालय के कुछ मापदंड होंगे, विद्यालय इन मापदंडों के ही आधार पर चलेगा। पहले था कि देखो, स्टूडेंट की बात करेंगे, साथ ही आपके यहाँ पर टीचरों की बात करेंगे। जो ये स्टूडेंट और टीचरों का ये अनुपात है, देखिए कक्षा 1 से लेकर 5 तक की अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर की हम बारे में बात करें। अभी सिर्फ प्राथमिक स्तर पे फोकस रखिएगा, इधर उधर दिमाग मत दौड़ाइएगा। देखिए, जब आपके किसी प्राथमिक विद्यालय में 1 से लेकर अगर 30 तक अगर बच्चे किसी प्राथमिक विद्यालय में हैं, तो उस विद्यालय में वहाँ पर एक टीचर नियुक्त होगा। यहाँ पर अनुपात क्या है, क्या 1:30, या फिर आगे पीछे हो सकता है 30:1। तो कहने का मतलब है 30 बच्चों पर एक टीचर। वहीं पर अगर 31 से 60 हो जाता है तो वहाँ पर 2 टीचर आपके आ जाएंगे। अगर 61 से 90 हो जाते हैं तो वहाँ पर 3 टीचर आपके उस विद्यालय में नियुक्त हो जाएंगे। मान लीजिए उस विद्यालय में प्राथमिक स्तर पे तुम्हारे गांव में कोई विद्यालय है, वहाँ पर 91 से 120 अगर हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो गया, 4 टीचर आ जाएंगे। अगर वहाँ पर 121 से लेके 150 के आसपास अगर आपके टीचर बच्चे हैं तो वहाँ पर 5 शिक्षक यहाँ पर नियुक्त हो जाएंगे। बेसिकली जो अनुपात पूछा जाता है आपसे, तो अनुपात पूछा जाता है सिर्फ ये 2 पहले वाला, इसको देख लीजिए, 1:30 और 31:60 का पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत कितने शिक्षकों को रखने की यहाँ पर प्रावधान किया। 30 पर 1 टीचर पूछा जाता है। 2 टीचर कितने अनुपात में रखा जाएगा, तो 60:2 के अनुपात दिया रहेगा, तो इसको याद रखिएगा। अब आते हैं बड़े ही मार्मिक चीजों पर आते हैं। यह कहते हैं यदि छात्रों की संख्या 150 तक है, क्या कह रहा है, यदि छात्रों की संख्या 150 तक है तो प्रधानाध्यापक नहीं होगा। याद रखना, जब आपके प्राथमिक स्तर पर अगर 150 बच्चे किसी विद्यालय में हैं प्राथमिक स्तर पे, तो हमने क्या कहा, 30 पर 1 होगा, 60 पर 2 होंगे, 90 पे इतने होंगे, फलाने ढिमकड़े, ये हमने ये बता दिया। तो इसमें भी सिर्फ टीचर नियुक्त होंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल नियुक्त नहीं होगा। याद रखना कि 150 अगर 150 बच्चे हैं तो 150 बच्चों पर वहाँ पर उस विद्यालय में प्रिंसिपल नहीं होगा, 2 टीचर आ जाएंगे या 3 टीचर आ जाएंगे। तो याद रख लीजिए कि कहने का मतलब है यहाँ पर सिर्फ प्रधानाध्यापक नहीं होगा। अगर 150 से प्लस होते हैं, मान लीजिए 151 हो जाते हैं, ठीक है, बच्चों की संख्या 151 हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपका प्रिंसिपल वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। समझ में आ रहा है प्रिया जी? बोलिए। अगर बीच में अगर मेरी आवाज ब्रेक होती है तो मुझे बता दीजिएगा या फोन कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, अगर 150 से प्लस बच्चे होते हैं ना बेटा, तो उस कंडीशन में बच्चा, तो ये देखिए कि यहाँ पर आपके प्रिंसिपल आ जाएगा।
और प्रधानाध्यापक को 4 कक्षा लेना आवश्यक होगा। अगर ये देख लीजिए, प्रधानाध्यापक अगर मान लीजिए, ये नहीं कि भैया प्राथमिक स्तर पे 150 बच्चे हो गए और जो टीचर हैं वही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसमें नियम, इसके मापदंड दिए गए हैं कि जो प्रिंसिपल है उस प्रधानाध्यापक को भी 4 कक्षाएं या कहें 4 पीरियड लेना अनिवार्य होगा, वो 4 कक्षाओं को पढ़ाएगा। ठीक है, 4 कक्षा वो लेगा या कहें कोई भी 4 पीरियड वो लेगा। और राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार अगर हम देखें शिक्षक को, अगर देखें राइट टू एजुकेशन के आधार पर अगर हम शिक्षक को देखें तो शिक्षक का अनुपात होता है 1:30 या फिर 30:1 कर सकते हो। तो ये है, याद रखना, इसको याद रखिएगा, ये अनुपात को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बेटा। तो ये पूछा जाता है, तो इसलिए आवश्यक है इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने यहाँ पर समझ गए तो आने वाला जो आपका जो लेक्चरर का जो पेपर है वहाँ पर आप धोखा नहीं खाओगे, तो वहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। थी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के आधार पर अगर देखें, जो शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात होता है वो अनुपात 1:30 शिक्षक होंगे। लेकिन जब 200 प्लस हो जाएंगे, क्या करें, अगर जो छात्र अगर 200 प्लस हो जाएंगे, लेकिन 200 प्लस पर क्या होगा, 1:40 से अधिक नहीं होगा, 40:1 से अधिक नहीं होगा। याद रखें, याद रखिएगा, एक्ट में ये कहा गया है कि 40:1 का होगा। फिर ये 40, ये नहीं कि भैया 40 पर 1 शिक्षक होगा, ये अनुपात नहीं होगा। अनुपात क्या होगा, 1 पर जो 30 और 1 का रेशियो निकलेगा, तो इसी पर ही होगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों और शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या की हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है, ये बहुत पूछा जाता है। तो इसको देखिए कि हम बात करेंगे कि एक वर्ष में अगर हम देखें, जब स्कूल खुला है, स्कूल खुलने से लेकर आपके जो घर परीक्षाएं हो जाए, वार्षिक परीक्षाएं हो जाती, तब तक की अगर हम बात करें, एक पूरा सेशन जब खत्म हो जाता है तो उसमें शिक्षक कितना घंटा पढ़ाएगा और विद्यालय कितने दिन खुलेगा, तो इस पे हम बात करेंगे। देखिए 365 दिन होते हैं एक साल में, तो उसमें 365 में से 200 दिन ही क्या होता है, कार्य दिवस होंगे। ये नहीं कि भैया 365 दिन है तो 365 दिन ही आपके क्या होंगे, ये स्कूल चलेंगे, 165 दिन आपके विद्यालय नहीं चलेगा। तो इसमें कहने का मतलब है कि टीचरों के कितने बजे हैं, देखो 200 दिन ही उनको स्कूल जाना पड़ता है, तो क्या होता है 200 कार्य दिवस होंगे। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए प्रति वर्ष अगर हम कहें तो शैक्षणिक जो अवधि होती है वो 800 घंटे क्या करेगा, पूरे एक वर्ष के दौरान क्या करेगा, 800 घंटे वो पढ़ाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर आपका घंटों का संख्या दिया गया, ये घंटे को याद रख लीजिए, मैं जिसमें भी पूछूंगा तो ये बहुत ज़्यादा मार्मिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह कहता है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो शिक्षण जो अवधि है, जो शिक्षण कार्य कराएगा जो टीचर एक साल में, 800 घंटे तो वो उसे पढ़ाने ही होंगे। अब देखिए ये कहता है कि एक शिक्षक न्यूनतम प्रत्येक सप्ताह, एक सप्ताह में, देखिए एक सप्ताह में वो कितना घंटा पढ़ाएगा, आपके 45 घंटे वो कार्य करेगा। 45 घंटे वो क्या करेगा, अपना कार्य करेगा, जो बच्चों को पढ़ाएगा। अब यहाँ पर देखिए शिक्षण प्लस कार्य का जो रेशियो बनेगा वो 45 घंटे बनेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 6 घंटे 30 मिनट प्रत्येक दिन होगा, याद रख लें, प्रत्येक दिन क्या होगा, 6 घंटे 30 मिनट प्रत्येक दिन का ये होता है। और देखिए 30 मिनट पहले शिक्षण जो क्या होगा, विद्यालय में 30 मिनट पहले शिक्षक आ जाएंगे और 30 मिनट बाद क्या आएंगे, विद्यालय छोड़ेंगे। देखिए जैसे 9:30 बजे से अगर विद्यालय चलता है तो टीचर कितने बजे आ जाएगा, 9 बजे आ जाएगा, ठीक है। और ये जब विद्यालय क्या होगा, जैसे आपके मान लीजिए 3:30 बजे छुट्टी हो रही है, जब सारे विद्यालय पूरी तरीके से बच्चे खाली हो जाएंगे, जब सारे बच्चे अपने गंतव्य स्थान को निकल जाएंगे, विद्यालय परिषद कैंपस छोड़ देंगे, तो उसके बाद क्या होंगे, शिक्षक विद्यालय को छोड़ेंगे। अगर हम इस प्रकार से अगर आप देख रहे हो, ये रेशियो देख पा रहे होगे, इस प्रकार क्या होगा, 6 दिन का 6 घंटा हो जाएगा। याद रखिएगा 6 दिन का 6 घंटा हो जाएगा, 6.5 गुणा 6 की अगर हम बात करते हैं तो 39 आ जाता है। और 1 घंटा गुणा 6 बोला 6 घंटे ये हो जाता है। तो ये टोटल जो आ जाता है 29 घंटा क्या हो गया आपका, 29 घंटे ये हो गया, प्लस आपके 6 घंटा हो गया, तो टोटल आपके 45 घंटे क्या होता है, टीचर को पढ़ाना होता है एक सप्ताह में, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा। और अगर हम बात करें तो 45
जो 45 घंटे की अगर हमने बात करी शिक्षण कार्य प्रत्येक सप्ताह में, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी इसमें शामिल होंगे। अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम करा रहे हो, कुछ चीज़ों की तैयारी करा रहे हो, तो वो घंटे भी इसमें सम्मिलित होंगे। ये नहीं कि जो आप चीज़ पढ़ा रहे हो, मान लीजिए कोई एक्टिविटी करा रहे हो विद्यालय में, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगी। तो याद रखिएगा। तो ये कक्षा 1 से लेकर 5 तक का था। 1 से लेके 5 तक पढ़ा था। अब यहाँ पर आ जाएगा 6 से लेके 8 तक की अगर हम बात करें। अब उच्च प्राथमिक के बारे में बात करें। अभी तो हमने प्राथमिक स्तर के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर एक छात्र लिखा है, शिक्षक लिखा है, और साथ ही आप यहाँ पर देख पा रहे होगे उनके ये, यदि शिक्षक छात्रों की यहाँ पे देख पा रहे 1 से 35 तक अगर किसी विद्यालय में, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में यदि छात्रों की संख्या 35 है तो, और वहाँ पे शिक्षक कितना नियुक्त होगा, एक शिक्षक नियुक्त होगा। ये उच्च प्राथमिक की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। और अगर आपके वहाँ पर 36 से अगर 70 के बच्चे हैं किसी विद्यालय में, तो वहाँ पर 2 टीचर, और 71 से 105 के बीच में 3 शिक्षक यहाँ पर नियुक्त होंगे। अब ये क्या कहता है, यदि संख्या छात्रों की 100 होती है तो यहाँ पर हेड मास्टर का पद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यदि 100 होती है तो वहाँ पर भी प्रिंसिपल का पद नहीं होगा। यदि 100 से 101 होगी, 103 होगी, या 105, 100 से अगर प्लस होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेडमास्टर, जिसे हम प्रधानाध्यापक का पद यहाँ पर आ जाएगा। आपने ये देखा होगा कि ये तो हो गया आपके उच्च प्राथमिक पर। क्या होगा, यहाँ पर हमने कहा 100 से अगर प्लस होंगे तब जाके प्रधानाध्यापक का पद आएगा। और प्राथमिक स्तर पे कितने में था बताओ, प्राथमिक स्तर पे क्या होगा, देखो यहाँ पर 150 प्लस, सर 150 150। होगा, तो 150 प्लस होगा तो तब प्रधानाध्यापक होगा। ठीक है, 150 से अगर 149 होगा तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक नहीं होगा। अब वहीं पर हमने उच्च प्राथमिक पर देखे तो यहाँ पर 100 से अगर प्लस होगा तो आपका प्रधानाध्यापक आ जाएगा। राइट टू एजुकेशन के आधार पर जो इसके मानक हैं, राइट टू एजुकेशन के आधार पर अगर हम देखें तो उच्च प्राथमिकता 6 से लेकर 8 तक की अगर बात करो तो 1:35 का ये है। और सरकार का अनुपात क्या है, ये तो आपका जो राइट टू एजुकेशन है तो उसके निम्नावली के आधार पर है। और राज्य सरकार के आधार पर जो निम्नावली जो तैयार करती है राज्य सरकार, जो शिक्षा निम्नावली बनती है, तो उसमें कहता है कि इन्होंने 5 बच्चे यहाँ बढ़ा दिए हैं तो 5:40 पर एक शिक्षक यहाँ पर नियुक्त होगा। इतना ध्यान आ गया, ये समझ गए होंगे। कभी कुछ पूछा जाता है कि राइट टू एजुकेशन के अनुसार जो शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए, 1:35। सरकार के आधार पर जो शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए, 40+1 ये होगा। देखिए ये कहता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये कह रहा है कि 6 से 8 तक के लिए यहाँ पर 200 कार्य दिवस होंगे। प्राथमिक में कितने कार्य दिवस थे, जल्दी बताओ, प्राथमिक स्तर पे कितने कार्य दिवस थे, सर 200 थे। 200। अब यहाँ पर देखिए, ये 6 से लेकर 8 तक के लिए कितने कार्य दिवस हो गए, 220 हो गए। और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए अगर प्रति शैक्षिक वर्ष की अगर बात करें तो यहाँ पर 1000 घंटे हो जाएंगे। अब हमने वहाँ पर प्राथमिक 1 से लेकर 5 तक के लिए कितने एक वार्षिक घंटों की अगर बात है, प्रति शैक्षिक वर्ष में कितने घंटे थे वहाँ पर, 800। 800। तो यहाँ पर 200 प्लस हो गया, तो यहाँ पर कितने दिन को ये होगा, आपके कितने घंटे बढ़ गए, 200 घंटे यहाँ उच्च प्राथमिक पे बढ़ गए, तो 1000 घंटे यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट देखिएगा, ये एक शिक्षक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे शिक्षण कार्य करेगा। एक सप्ताह में अगर एक सप्ताह सोमवार से लेकर अगर सैटरडे की अगर बात करें तो वहाँ पर 45 घंटे शिक्षक क्या करेगा, कार्य ये पढ़ाएगा। इसमें ये चीज़ें नहीं है कि वो पढ़ाएगा ही, अगर वो कोई खेल गतिविधियाँ कर रहा है तो वो भी शिक्षण कार्य के ही अंतर्गत उसका गिना जाएगा। वहीं पर अगर आप देख पा रहे होगे 1 से लेकर 5 तक का अगर विद्यालय में छात्रों के घर से, देखिए अगर कक्षा 1 से लेकर अगर प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें, जो कोई बच्चा है, बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के अंदर क्या होगा, आपके प्राथमिक विद्यालय होगा। प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मान लीजिए कोई गाँव है, कोई गांव के वहाँ पर एक विद्यालय अगर है, 1 किलोमीटर के दायरे में कोई एक गांव है, तो उसके 1 किलोमीटर दायरे में वो विद्यालय होगा। मान लीजिए उससे लगा हुआ कोई दूसरा गांव है, वो मान लीजिए 1.5 किलोमीटर में है,
तो वो 1.5 किलोमीटर वाले बच्चे 1 किलोमीटर वाले में नहीं आएंगे, तो इनके लिए भी यहाँ पर 1 किलोमीटर पे यहाँ पर क्या होगा, इससे 500 मीटर और आगे बढ़ के 1 किलोमीटर की दूरी पर ये विद्यालय खुल जाएगा, ये बच्चे इधर चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि प्राथमिक स्तर पे जितने भी विद्यालय खुलेंगे 1 किलोमीटर के दायरे में क्या होंगे, अंदर अंदर ये विद्यालय होंगे। जबकि अगर हम देखें, ये चीज़ याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे कक्षा 1 से लेकर 5 तक के। 6 से लेकर 8 तक के विद्यालयों की जो दूरी होगी वो आपके 2 किलोमीटर। वैसे जो सरकार का जो अनुपात है ये 3 कहता है, तो 3 किलोमीटर के दायरे में क्या होगा, उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। तो याद रखिए बहुत सी जगह आपके 3 भी देखने को मिलेगा। मान लीजिए अगर 2 पल के लिए एग्जाम में 2 किलोमीटर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में अगर वहां पर 3 किलोमीटर आएगा तो 3 किलोमीटर को ही आप क्या करोगे, टिक करोगे। क्यों ये अनिल सर, 3 किलोमीटर के दायरे में ही है ना? अब ये मानक बदल गए हैं सर हाँ पहले से ना। उच्च प्राथमिक हाँ 3 किलोमीटर में हो गया है अब, और 1.5 किलोमीटर में आपका प्राथमिक हो गया है। अच्छा, ये राइट टू एजुकेशन, 1.5 किलोमीटर अच्छा में अच्छा, ये राइट टू एजुकेशन के आधार पे होगा फिर। हाँ ये आरटी के तहत पे है, ये पुराना है आरटी के तहत। अब जो है राज्य सरकार ने इसको बदल दिया है ना, जो जो हमारी यूटाइज भरा जाता है ना उसमें ठीक बदल है, गया है ये ये। याद रखिएगा, जब आता है कि राइट टू एजुकेशन के आधार पर विद्यालयों की दूरी 6 से लेकर 8 तक के होगा, तो 2 किलोमीटर दूरी पर प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। अब सरकार की तरफ से अगर देखें तो सरकार की तरफ से 1.5 किलोमीटर में क्या होगा, आपका प्राथमिक विद्यालय होगा, और साथ ही 3 किलोमीटर में आपके उच्च प्राथमिक होगा। ये चीज़ों को याद रखें। एक तरीके जैसे यहाँ पर ये बना है ना, देखो यहाँ पर एक चीज़ ये बना रखा है, देखिए राइट टू एजुकेशन की यहाँ पर अनुपात देकर ना, इसी प्रकार से यहाँ पर लिख लीजिए आप अपना समझने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये कहता है 2 प्राथमिक स्कूलों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। अगर कहीं पर ही 2 प्राथमिक विद्यालय हैं किसी गांव में, मान लीजिए 2 प्राथमिक उच्च विद्यालय हैं, तो उसके नियरेस्ट में क्या होगा, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। याद रखिएगा जो अनुपात है 2:1 का अनुपात होगा। ये जो अनुपात ये दिया है ना, यहाँ पर आप अनुपात देख पा रहे हो, ये आरटी के तहत है, जो राइट टू एजुकेशन के आधार पर क्या होगा, 2:1 पर होगा। 2 प्राथमिक विद्यालयों के मध्य में क्या होगा, एक उच्च प्राथमिक होगा। अब यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान जो सरकार की तरफ से अगर हम कहें जो अभियान चलाया गया था, उसके तहत अगर देखें तो ये कहता है कि 3 प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा। मुझे लगता है कि वर्तमान समय में अनिल जी यही होगा ना, कि 3:1 का रेशियो होगा, है ना, कि 3:1 का वर्तमान समय में रेशियो होगा, और जो केंद्र सरकार कहती है कि 2:1 होगा। तो क्यों? हाँ बढ़ा दिया गया है सर अब। हाँ, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3:1 हाँ, ही अब तीन होगा अब। अनुपात और 5 किलोमीटर में आपका माध्यमिक। प्रिया जी समझ में आ रहा है? जी सर। इसको ध्यान से नोट करिएगा। अब देखिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत अगर हम देखें तो 3:1 का ये था। अब देखिए, अब हम बात करेंगे भवनों के बारे में, बात करेंगे कि ये राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो भवनों के बारे में बात करें, सभी मौसमों वाला भवन जिसमें निम्नलिखित सुविधाएं होंगी। देखिए चाहे वो जाड़ा हो गर्मी हो, मौसम के आधार पर क्या होगा, भवनों का निर्माण किया जाएगा। ये कहता है कि प्रत्येक विद्यालय या कहें प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय सहित भंडार और सह अध्यापक कक्ष होगा। तो याद रखिएगा, ये बहुत दफे पूछा गया, बहुत दफे क्वेश्चन ये बना है, चाहे आप टीटी में हो या फिर आपके नेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं जो एजुकेशन से जो देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये कहता है कि प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम क्या होगा, एक कक्षा होगी और एक कार्यालय होगा, एक सहायक भंडार होगा और सह प्रधानाध्यापक का कक्ष एक होगा, जहाँ पर प्रिंसिपल का कक्ष होगा और एक आपका कक्षा होगा और यहाँ पर एक कार्यालय होगा और सह भंडार कक्ष होगा। ये देखिएगा। अब ये कहता है कि जहाँ पर बाधा मुक्त होना चाहिए, कहीं पर बाधा पहुँचने में मुश्किलें नहीं होनी चाहिए, उस विद्यालय तक होना बाधा रहित वो विद्यालय होना चाहिए। तीसरा है, कहता है कि लड़का और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय होंगे, लड़कों के लिए अलग शौचालय होगा, लड़कियों के लिए अलग शौचालय होगा। प्राथमिक स्तर पे तो ये लेके चलिए कि
पृथक नहीं होता है, मुझे लगता है दो दो बनाते हैं, बेसिकली लड़का लड़की के लिए बनाते ही हैं, तो यहाँ पर अलग अलग होंगे। अब देखिए यहाँ पर चौथा कहता है कि सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्यावरण ये पर्याप्त पेयजल सुविधा। प्रत्येक विद्यालय में आपको क्या देखेंगे, जितने भी बच्चे हैं बच्चों के लिए पहले तो सुरक्षा सर्वाधिक मायने रखती है, और उसके बाद पेयजल की सुविधा प्रत्येक विद्यालय में आपको देखने को मिलेगा। कहीं गांव में पानी हो ना हो, विद्यालय में आपको पानी निश्चित रूप में आपको उपलब्ध मिलेगा। अब देखिए पांचवा कहता है कि जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है वहां एक रसोई होगी। याद रखना, अगर कहीं पर ये जो मिड डे मील चलता है तो वहां पर क्या होगा, एक कक्ष टाइप का किचन निर्मित होगा, और भोजन माताएं भी यहाँ पर हुआ होंगी। तो याद रखिएगा उसके लिए अलग से कक्षा क्या बोलते हैं उसका एक किचन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। वहाँ पर एक रसोई होगी, खेल का मैदान होना चाहिए, सीमा दीवारों पर या बाढ़ द्वारा जो विद्यालय को क्या है भवन की सुरक्षा है। अब ये मान लीजिए एक यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए ये आपको मान लीजिए विद्यालय है, ठीक है। अब विद्यालय इसको चारों तरफ से क्या करा जाएगा, घेराबारी कर दी जाएगी, ये इसकी सुरक्षा वॉल बना दी जाएगी। अब ये क्या होगा, यहाँ पर से ये गेट है, मान लो यहाँ पर ये इस कैंपस के अंदर क्या है बच्चे रहेंगे, सुरक्षा ये रहेंगे, तो ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पर बाढ़ की जाएगी और ये भवन को सुरक्षित ये व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। और प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, प्रत्येक विद्यालय में क्या एक लाइब्रेरी जैसी चीजें बनेगी। तो याद रखिएगा। अब देखिए ये तो हो गया। अब यहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखिए अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे, तो इस तथ्य को भी थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। आता है पहला पॉइंट है कि वर्ष 2006 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था, का मॉडल विधेयक विकसित किया गया था। याद रखिएगा 2006 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का मॉडल विधेयक विकसित किया। इसको विकसित कब किया गया था, 2006 में। और ये देखिए 4 अगस्त 2009 को शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ। याद रखिएगा पहले जो वर्ष 2006 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का मॉडल विधेयक विकसित किया गया उसको, ठीक है। उसके बाद 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखिए 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के द्वारा इसे राजदूत में क्या करा, यहाँ पर प्रकाशित किया। अब देखिए एक भारत सरकार के जो राजपत्र होता है, सॉरी जिसे हम गजट नोटिफिकेशन कहते हैं, याद रखिएगा। ये भारत सरकार का जो शासकीय पत्र होता है या कहें गजट नोटिफिकेशन, जिसे हम जीओबी बोलते हैं, तो 27 अगस्त 2009 को ये जारी हुआ था। याद रखिएगा इसको, ठीक है। फिर आया था 1 अप्रैल 2010 को क्या है पूरे देश में लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था। अब 5वां पॉइंट देखिएगा, ऐसा बालक जिसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है उसे प्राथमिक स्तर में प्रवेश नहीं लिया है तो उसकी आयु के अनुसार उसको कक्षा में दाखिल कर दिया जाए, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा का उसकी आयु 9 साल का अगर है, तो मुझे ये बताइएगा अगर उस बच्चे की आयु 9 साल का, अगर उसने वो विद्यालय नहीं गया, उसको कुछ आता नहीं है, तो उसको विद्यालय नहीं गया, तो उस कंडीशन में जब वो विद्यालय में एडमिशन लेता है तो कौन सी क्लास में आप उसका एडमिशन कराओगे, बताइए। एज के हिसाब से जो क्लास होगी ना, मतलब बिल्कुल सही कहा, वो कक्षा उस समय जो जाएगा वो कक्षा 4 में उसका सीधा एडमिशन होगा। याद रखिएगा। यह कहता है कि ऐसा बालक जिसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है, उसने विद्यालय ये प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है, तो उसकी आयु के अनुसार उसको कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। आजकल आयु के आधार पर क्या होता है, आपकी कक्षा में एडमिशन दिया जाए। तो यदि हम कहें कोई बालक 12 वर्ष का है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रहा है, कोई बालक अगर क्या है 12 वर्ष का है किंतु उसने कहीं दाखिला नहीं लिया है, तो उस कंडीशन में उसे सीधे कक्षा 6 में पंजीकृत कर दिया जाएगा। अगर उसे लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता है, तो भी उस कंडीशन में उसको सीधे कक्षा 6 में ही प्रवेश दिया जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि छठा पॉइंट आप देख पा रहे होगे, छठा पॉइंट कहता है जब तक कि बालक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण ना कर ले उसे बीच में किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण कर रोका नहीं जा सकता है। मतलब कि ये लेके चले 1 से लेकर 8 तक आप इस दौरान बच्चे को फेल नहीं कर सकते हो, उसकी क्लास चेंज होती रहेगी, चाहे उसे अ भी नहीं आए, ब भी नहीं आए, उसको अपना नाम लिखना भी नहीं आए, तो भी उस कंडीशन में आप उसको क्या करोगे, पास करके कक्षा 8 से 9 तक तो उसको आपने भेजना ही है, ठीक है। अब ये कहता है स्थानांतरण
प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर विलंब या फिर कहें प्रस्तुत न करने पर के आधार पर बालक को प्रवेश दिया जाने से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए किसी विद्यालय से, परसों भी एक टॉपिक आया था, अनिल सर ने उसको बेहतर तरीके से समझाया था कि किसी विद्यालय से अगर बच्चा वो टीसी नहीं लाता है तो उस कंडीशन में वो कहता है कि आपके विद्यालय में मुझे प्रवेश लेना है, तो आप इसको रोकोगे नहीं तो सीधे उसको एडमिशन दोगे, कुछ समय बाद जो भी टीसी ईसी आपने लेनी है फिर वो चीज़ें आप ले सकते हैं। आप कक्षा ये देखिए पॉइंट 8 है कि प्रत्येक शिक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य होगी और शैक्षिक योग्यता में शिथिलता मात्र अधिनियम लागू होने के 5 वर्ष तक ही रहेगी। देखिए शिथिलता कब तक रहेगी, जब तक ये 5 साल इसको लागू नहीं हुए रहते हैं तब तक ये शिथिलता रहेगी। उसके बाद जो इसके मापदंड है उन मापदंडों को फिलफुल ही करना होगा, उसके बाद ही आपको क्या होगा, ये रियायत नहीं मिलेगी इसमें, ये देखिएगा। अब ये कहता है कि 90 पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी शिक्षक के लिए निजी शिक्षण कार्य पूर्णतः वर्जित है। कहने का मतलब है कि कोई टीचर बच्चों को अपने पास बुलाकर शिक्षण या ट्यूशन नहीं देगा, प्राइवेट ट्यूशन बिल्कुल भी नहीं देगा, याद रखिएगा। ये कहता है 10वें नंबर का पॉइंट है किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या, जो मान लीजिए हमारे देश में जनसंख्या होती है, आपदा राहत कोई कार्य होते हैं, अगर ऐसे दायित्व दिए जाते हैं तो यह उनको करेगा, और गैर शैक्षिक मतलब कि इस तरीके से अगर कोई अन्य चीज़ छोड़ दिया जाता है उनमें वो कार्य नहीं करेगा, और एक चुनाव हो गया, आपदा हो गया, जनसंख्या गणना पर ये कार्य करेगा। ये 11 नंबर का देखिए, प्रत्येक विद्यालय में क्या होगा, एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। 12वें नंबर कहता है कि आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के लिए सभी निजी स्कूलों में क्या होगा, कक्षा 1 से क्या होगा, 1 में दाखिला के लिए 25% क्या होंगे, सीटें रिजर्व होंगी। हमने ये पहले भी बोला था जब हमने इसे पढ़ा था, तो 25 सीटें आपकी क्या होंगी, इसमें रिजर्व होंगी। तो आप देखिए 13वें नंबर का प्रश्न, विकलांग बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा के लिए क्या हो गया, उसकी उम्र जो आपकी यहाँ पर हम कहते हैं कि 6 से लेकर यहाँ पर 14 हमने क्या रखा था सामान्यतः, तो इसकी उम्र क्या होगी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर 8 साल इसके बढ़ा दिए गए, तो यहाँ पर कितना बढ़े, तो यहाँ पर आपके 18 साल ये रख दी गए, 6 से लेकर जो 16 है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर आपके बढ़ जाएगी, 18 साल यहाँ पर रख दी जाएगी। अब देखिए ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि भारत का, देखिए भारत 135वां नंबर का वो देश है जिसने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करा। देखिए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, अगर हम जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने में ही हम क्या है 135वें नंबर पे है, तो याद रखिएगा ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, ध्यान दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम निजी और सरकारी दोनों विद्यालयों पर लागू होगा। देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो आपके चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, उन दोनों पर ही इसको लागू किया जाएगा। और राइट टू एजुकेशन की अगर बात करें तो भारत में जन्मजात या गोपाल कृष्ण गोखले, देखिए जो जन्मदाता है इसके राइट टू एजुकेशन के जन्मदाता किसे माना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है, याद देखिएगा, ठीक है। इनके द्वारा ही ये प्रस्ताव लाया गया था, इनके द्वारा ये कहीं ना कहीं इसके रचयिता माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, याद देखिएगा, कभी भी मैं आपसे क्वेश्चन रख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आता है कि भारत में राइट टू एजुकेशन 2009 गणराज्य का जब 60वां वर्ष चल रहा था तो उस समय इसको निर्मित किया गया था। तो और उसी वर्ष इसकी अधिनियम संख्या क्या थी अगर पूछे जाते हैं तो 35 ये थी। मुझे कोई ये बता सकता है, आपने उत्तराखंड पढ़ा गया, उत्तराखंड का जब गठन नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उत्तराखंड देश का कौन सा नंबर का ये था, तो आपको पता है 27वें राज्य के तौर पे था। और इसका गठन नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था वो नंबर क्या था बता सकते हैं? इसका जो गजट नोटिफिकेशन उत्तराखंड का जो जारी हुआ था वो 28वां था, याद रखिएगा। गजट नोटिफिकेशन आता है हर किसी एक एक राज्य का। तो जैसे कि आपने यहाँ पर राइट टू एजुकेशन की हम जब बात करें तो इसमें भी आपका क्या होगा, गजट नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर गजट नोटिफिकेशन क्या था, इसका क्या था हिमानी बताइए? 35 है। खुश रहिए, इतनी देर में क्यों हो रही हो? सर आज देर हो गई, बीच में देखा था। रह जाओगे ऐसे, तुम्हारा कोर्स हो गया कंप्लीट। यहाँ पे देखिए कि इसकी जो संख्या थी, जो गठन नोटिफिकेशन की जो संख्या थी वो आपकी 35वां यह अधिनियम था, याद देखिएगा। जो गणराज्य की जब भारत क्या कर रहा था, अपना जो 60वां गणराज्य कहें स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, 60वें स्वतंत्रता दिवस पर क्या कर रहा था, भारत सरकार ने राइट टू एजुकेशन शिक्षा को क्या किया था, लागू किया गया था। तो याद रखिएगा 35वां वो अधिनियम था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि साक्षरता शिक्षित करने के लिए साधनों में से एक
साक्षरता अपने आप में एक शिक्षा नहीं है, ये कथन किसका है? देखिए कभी पूछा जाता है, ये नहीं कि आपके हमेशा क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो वहाँ पर आपके उनके थॉट भी पूछे जाते हैं, फलाने फलाने किसी है। देखिए कहता है कि साक्षरता शिक्षित करने के साधन में से एक है, साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, ये कथन किस व्यक्ति द्वारा है? तो वहाँ पर चार व्यक्तियों के नाम दिए जाएंगे, तो ये श्री रविंद्रनाथ का ये है, तो क्या ये रविंद्र का है, तो याद रखिएगा, तो इनका ये कथन किया गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये कहता है कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के मध्य कितने का ये अनुपात था? ये कहता है कि यहाँ पर कहता है कि क्या करेगा, जो राइट टू एजुकेशन में 55% क्या करेगा, आपके 55% जो भागीदारी रहेगी, जो 55% जो खर्चा आएगा, पैसों का जो लेन देन होगा, वो 55% कौन देगा? वो आपका केंद्र सरकार देगा, और राज्य सरकार आपको 45% ही 5% कम क्या करेगी, राज्य सरकार इसको वहन करेगी। अब आप वर्तमान समय में देखोगे तो आज के डेट में जो ये रेशियो पहुंच चुका है, तो 15% आप क्या देगा आज के डेट में, जो ये केंद्र सरकार देगा, और 85% कौन देगा? आपके ये राज्य जो केंद्र सरकार देगा। तो पहले जो था, जब ये लागू किया गया था, उसके मध्य में क्या था, जो कोर्स जो रखा गया था, तो उसमें क्या था, 55% आपका केंद्र सरकार और 45% क्या हो गया आपके राज्य सरकार देगा। अगर हम 55 और 45 का अनुपात ही रखा गया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति की हम बात करें यहाँ पर, तो विद्यालय प्रबंधन समिति जिसे हम एसएमसी की बात करते हैं, तो विद्यालय में प्रबंधन समिति के 2 भाग या 2 अंग होते हैं। एक होता है आपका साधारण सभा होती है, एक तो होती कार्यकारिणी समिति होती है। अब देखिए साधारण सभा क्या होती है, साधारण सभा को थोड़ा समझने का प्रयत्न करेगा। तो साधारण सभा का मतलब क्या होता है, ये कहता है कि स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्येक बालक या बालिका के माता पिता इसके सदस्य होंगे। इसका जब गठन किया जाता है तो इनके माध्यम से चुने जाएंगे, और जो स्कूल में कार्यरत प्रत्येक शिक्षक या शिक्षिका इसकी क्या होगी, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी। और देखिए स्कूल परिधि में निवास करने वाले 3 किलोमीटर परिधि के अंतर्गत निवास करने वाले होंगे। देखिए स्कूल में जो पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे, 3 किलोमीटर दूरी के जो रहने वाले जो वो बच्चे इसमें होंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए पहले क्या होता है, इसमें क्या होता है, जिला प्रमुख होता है। इसमें देखिए इसकी जो अगर हम कहें राइट टू एजुकेशन की हम बात करें, जो इसकी कार्यकारिणी होती है, देखिए क्या होता है, एक जिला प्रमुख होता है जिसे हम शिक्षा अधिकारी के रूप में जानते हैं। फिर जिला परिषद के सदस्य होंगे, फिर नगर पालिका का अध्यक्ष और सदस्य उसमें होंगे, तो और साथ ही प्रधान और न्याय पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनको भी इसमें रखा जाता है, याद रखिएगा। सरपंच और वार्ड मेंबर होते हैं, भूतपूर्व शिक्षक होते हैं, सांसद और विधायक इस कोर कमेटी के क्या होता है, सदस्य के रूप में भी होते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कार्यकारिणी की अगर हम बात करें, तो कार्यकारिणी की जो समिति का गठन किया जाता है, तो वो समिति क्या होती है, जो साधारण सभा होती है, साधारण सभा में से ही कार्यकारिणी समिति का क्या होता है, गठन किया जाता है। जो ये कार्यकारिणी अभी आपने देखा, इस कार्यकारिणी से ही क्या होते है, इस सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, इसका गठन किया जाता है। साधारण सभा में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, और इनका चुनाव होता है। ये जो चुनाव होगा बच्चों के अभिभावकों के मध्य माता पिता का ये होता है, याद रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, माता पिता का होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें दी होंगी, यहाँ पर देखिए कुछ इसके फॉर्मूले दिए हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कार्यकारिणी के स्कूल सदस्यों की संख्या कितनी होगी पूछा जाएगा, तो आपको बताना चाहिए 16 संख्या आपकी कार्यकारिणी में टोटल सदस्य संख्या क्या होंगे, 16 कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ पर होंगे, तो याद रखिएगा 16 होंगी, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए फिर दूसरा, इसमें दूसरे क्या होगा, इसमें देखिएगा, इसमें कहता है कि जो 75% जो संख्या होगी वो अभिभावकों की होगी। ये नहीं कि आपके ग्राम प्रधान सरपंच या वार्ड मेंबर होंगे, ऐसा नहीं। जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 75% जो इसमें सदस्य संख्या होंगे, जो सदस्य बनेंगे वो आपकी क्या होंगे, अभिभावक बनेंगे। और अभिभावकों में से एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, याद रखना है। जो अभिभावक बनाए जाएंगे, जो सदस्य चुने जाएंगे, इन्हीं अभिभावकों में से एक को अध्यक्ष बनाओगे, एक को उपाध्यक्ष बनाओगे। और देखिए इसमें दूसरा पॉइंट इसमें दिया है, इसमें कहते हैं कि 9 इसमें 6 महिलाएं होंगी। देखिए यहाँ पर देखिए 9 में से यहाँ पर 6 महिलाएं होंगी, याद रखिएगा, 9 में से 6 महिलाएं होंगी। एक तो एससी कैटेगरी की आएगी, एक एसटी में आएगी, एक ओबीसी में, बाकी तीन कोई भी महिलाएं हो सकती है, किसी को भी चुन सकते हैं, उसमें से एससी की भी आ सकती है, ओबीसी की भी, कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब जो ये 3 शेष बची हैं, अब ये 3 जो शेष बचेंगी, तो 3 शेष जो इसमें क्या होंगे,
या तो महिला होंगी या तो पुरुष में से कोई भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो 6 तो आपकी महिला होंगी ही होंगी, याद रखना 6 तो महिलाएं होंगी, जो 3 जो शेष बचेंगे उसमें महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद पुरुष या महिला में से कोई भी हो सकता है। देखिए हमने कहा कि इसमें 16 सदस्य होंगे। अब इसमें यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए 12वां सदस्य के रूप में जो 12वां सदस्य होगा वो प्रधान अध्यापक होगा, याद रखिएगा। ये पदेन सचिव के रूप में होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 12वां सदस्य राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत वो पद किसका होता है, तो आपको बताना वो सचिव का पद होता है, वो जो बनेगा वो प्रधान अध्यापक बनेगा। 13वां जो पद होगा, जो 13वां नंबर का जो सदस्य होगा, वो 13वां सदस्य कौन है, अध्यापक होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने कहा यहाँ पर अध्यापक, सॉरी यहाँ पर देखिए हमने यहाँ क्या कहा था, एक यहाँ पर क्या होगा, एक अध्यापक भी होगा। ठीक है, अध्यापक को भी एक यहाँ पर कह रहा कार्यरत प्रत्येक शिक्षक में एक प्रत्येक शिक्षक या शिक्षिका इसमें होगी, याद रखिएगा। तो इसमें हमने कहा कि यहाँ पर जो 13वां वाला है, 13वां सदस्य अध्यापक होगा। यदि विद्यालय में महिला अध्यापिका है तो वो होगी या उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि महिला अध्यापक नहीं है तो विद्यालय में पुरुष अध्यापक इसका 13वां सदस्य होगा। तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब है कि जो 13वां अध्यापक के रूप में जो कार्य करेगा वो महिला ही होगी, याद रखिएगा। ठीक है, 14वां सदस्य कौन होगा, 14 सदस्य जो ग्राम का सरपंच है या पंच जिसे हम कहते हैं, तो वो होगा। और 15वां जो सदस्य होगा, 15वां सदस्य विद्यालय में अध्ययनरत बालक या बालिका में से कोई एक इसका सदस्य होगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होगा, 15 सदस्य कौन सा होगा, राइट टू एजुकेशन में जो एसएमसी के अंतर्गत जो 15 सदस्य कौन सा होगा, किसको बनाया जाएगा, सरपंच या फिर आपके सचिव या उपाध्यक्ष या जो भी इस प्रकार से पूछा जाएगा। उसमें एक बालिका दी जाएगी, तो बालक या बालिका इसमें दी जाएगी। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र है तो आपको पता होना 15 सदस्य का होगा। विद्यालय की एक बालिका होगी या बालक, जिस दोनों में से एक होगा। यह कहता है कि बालक या बालिका में से किसी एक का चयन के लिए यहाँ पर 2 शर्त होंगे जिनके आधार पर चुना जाएगा। 2 शर्त होंगे इनको चुनने के लिए भी, याद रखिएगा। अगर हम 15 सदस्य चुन रहे हैं तो उसकी 2 शर्तें होंगी। 2 शर्तों में से क्या होगा, पहली शर्त होगी कि जो पिछली कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला हो। ठीक है, जिसने पिछली कक्षा में हाईएस्ट मार्क जो अर्जित की हो, जिसने टॉप किया हो, तो वो बच्चा इसका क्या होगा, सदस्य होगा। दूसरी शर्त यह है कि उच्च कक्षा में अध्ययनरत हो, या तो कहें पहला जो कहता है कि हमने कहा कि अगर हम कक्षा 6 से रखें तो उसमें से जो सबसे हाईएस्ट वाला होगा, या तो कहें दूसरी शर्त होगी जो उच्च कक्षा का क्या होगा, जो सबसे मान लीजिए कक्षा 1 से लेके हमने कहा, मान लो कोई भी एक बच्चा, हमने किसी का कक्षा 1 में हमने कहा कि जो जिसके हाईएस्ट आए हों वो, या फिर उच्च प्राथमिक में जो सबसे ऊंचा या कहें जो सबसे बड़ा बच्चा है अध्ययनरत हो, तो उस कक्षा का हमने उठा लेंगे। यदि ये देखो ये कह रहा है यदि कक्षा 1 से लेकर 5 तक का विद्यालय है तो वहाँ 5वीं में जो कक्षा में पढ़ता है वो बच्चा होगा। यदि कक्षा 6 से लेकर 8 तक का विद्यालय है तो वो कक्षा 8वीं में जो पढ़ता है वो बच्चा होगा, याद रखिएगा। तो उसी में से क्या होगा, या तो पहले माने क्या रखोगे, जब 5वीं में जो पढ़ रहा है बच्चा, मान लो 5वीं में पढ़ रहा है, तो ये वो बच्चा को लेंगे जो सबसे टॉप हो, जो परसेंटेज के मामले में जो सबसे ऊंचा है। अगर मान लीजिए वो नहीं बनता है तो फिर उसमें से उसको चुना जाएगा जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे बड़ा है, तो उसको बना लिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये कह रहा है कि यदि कक्षा 6 से लेकर 8 तक का विद्यालय है तो उसमें 8वीं का में जो पढ़ता है उसको लिया जाएगा। ये कहता है कि पिछली कक्षा यानी 4 या फिर 7वीं कक्षा में सर्वोच्च अंक, सॉरी मैंने वहाँ पर वो बताया, तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखिए। मान लीजिए कक्षा 4 में 5वां क्या है, पहले और सर्वोच्च जो ऊंची क्लास है, तो उसके नीचे का 4थी क्लास है, 4थी क्लास में से या फिर 5वीं क्लास में से या 7वीं 8वीं में से हमने क्या करना है, एक बच्चे को लेना है। या तो 4थी क्लास का जो हाईएस्ट अंक ला रखा है इसको लेंगे, या फिर जो 5वीं क्लास में जो सबसे बड़ा है उसको लेंगे। ठीक है, उसमें से एक को बनाएंगे इसी प्रकार से। अब 16वां सदस्य कौन होगा, 16वां सदस्य को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 16वां सदस्य क्या होगा, प्रधानाध्यापक द्वारा उस क्षेत्र में निवास करने वाला किसी एक व्यक्ति को मनोनीत करेगा, याद रखिएगा। 15वां जो सदस्य होगा उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति विशेष है जो उस क्षेत्र में रहता है, प्रधानाध्यापक को लगता है कि यार ये विद्यालय के निकट है, कभी भी हम इसको बुला सकते हैं, तो इसको नामित कर दो, तो प्रधानाध्यापक उसको नामित करेगा। अब यहाँ पर नोट करने वाली चीजें देखिएगा। ये कहता है कि नोट करने वाले एसएमसी में 75% अभिभावक होंगे, माता पिता होंगे, और एसएमसी में 50% महिलाएं होंगी।
अब यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये कहता है कि एसएमसी का कब क्वेश्चन बनता है, देखिए क्वेश्चन बना रखा है एसएमसी का सदस्य नहीं है, अभिभावक होगा, ये जिला प्रमुख होगा, नगर पालिका और शिक्षा मंत्री क्या होगा, इसका नहीं होगा सदस्य, ये एज इट इज ये सही होगा। ठीक है, ये गलत है, मगर इसका जो प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये आपका ऑप्शन बी एज ए राइट होगा। ठीक है, इतना समझ गए सभी लोग।